हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव तिवारी। वेलकम बैक अगेन ऑन आवर चैनल उत्थान द राइजिंग। आपने सेंटेंस के बारे में तो बहुत पढ़ा है, सुना भी है। कभी असर्टिव सेंटेंस तो कभी इंटरोगेटिव सेंटेंस तो कभी ऑप्टेटिव और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या कभी ये सोचा कि क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं? कभी विचार किया कि क्लेफ्ट सेंटेंस क्या है, उसका प्रयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इस पर भी विचार करना चाहिए ना? तो करते हैं। हम लोग पिछले 5 सेशन से चर्चा कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है और कौन से प्रोनाउंस कब प्रयोग किए जाते हैं। चर्चा हु, होम, विच, दैट की हो चुकी है, लेकिन अभी श्रृंखला जारी है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लेफ्ट सेंटेंसेस के बारे में। क्लेफ्ट सेंटेंसेस, तो क्लेफ्ट सेंटेंस क्या है? आज के बाद कोई पूछे आपसे आज के बाद कि क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है बेटा या बिटिया, तो आप उन्हें बताएंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। इट के बाद बी। जब मैं बी कह रहा हूं तो आप सबको याद आ रहा होगा इज, एम, आर, वॉज, वर। इन्हें हम बी के ही फॉर्म के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई नाउन अथवा प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव क्लॉज। इसके बाद क्या आएगा? रिलेटिव क्लॉज, अर्थात वही आपका रिलेटिव प्रोनाउन जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। जब किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जनाब, तो आप समझ जाइए कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो एक क्लेफ्ट सेंटेंस है। क्लियर? जैसे इट इज मोहन हु helped me yesterday। आप यहां पर इट की जगह इट वॉज भी कर सकते हैं। अगर आप ये कहना चाहते कि मेरी सहायता करने वाला मोहन था तो इट वॉज मोहन, या अरे ये मोहन है जिसने मेरी सहायता की, तुम नहीं, तुमने कहाँ की, तो आप इट इज भी लिख सकते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। इट आया, इसके बाद बी वर्ब का फॉर्म आया। अब भाई इट के बाद हमेशा एज ही आएगा, वॉज ही आएगा, आर और एम तो आ नहीं सकता। और इसके बाद ये देखिए एंटीसीडेंट आया, इसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन आया जो क्लॉज बना रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहते हैं। अब इन क्लेफ्ट सेंटेंसेस में भी रिलेटिव प्रोनाउंस के प्रयोग किए जाते हैं या रिलेटिव क्लॉजेस के प्रयोग किए जाते हैं। आपको जो भी कहना हो कह सकते हैं, ठीक है। आइए जरा इस स्ट्रक्चर में हम कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए जरा, सब संभालते चलिएगा आप लोग अपने हिसाब से। अब आइए, यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब एंटीसीडेंट के रूप में कोई प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन आप समझ रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, सोहन या संजीव, विवेक, कुछ भी, राधा, सीता, गीता, कुछ भी आप किसी प्रॉपर नाउन को बोलते हैं, टॉम, स्मिथ, कुछ भी। आप जब किसी प्रॉपर नाउन को लेंगे तो वहां पर हु अथवा दैट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, होम अथवा दैट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर में दैट का प्रयोग अधिक यूजुअल है। यूजिंग दैट इज मोर यूजुअल देन हु, whom when we have an antecedent in the form of a proper noun। Clear? ये देखिए, आप कहते हैं कि it is राकेश who always helps me। अर्थात यह राकेश है जो हमेशा मेरी सहायता करता है, मोहन नहीं, सोहन नहीं, तुम नहीं, राकेश। देखिए हु आया, ठीक।
आप ये भी कह सकते हैं इट इज राकेश। मैं सेम सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाए। दैट ऑलवेज हेल्प्स मी। देखिए यहां पे दैट आया, यहां पे हु आया, ये दोनों करेक्ट हैं, दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, साउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि ये वाला मोर यूजुअल है। ऐसे स्ट्रक्चर में दैट का प्रयोग अधिक यूजुअल है, लोग खूब प्रयोग करते हैं, खासकर बातचीत में खूब प्रयोग होता है। तो करेक्ट दोनों हैं, लेकिन ये मोर यूजुअल है, जाहिर सी बात है। यहाँ अगर एरर का सवाल बनेगा तो आप दोनों में नो एरर लगाएंगे, लेकिन अगर ये इम्प्रूवमेंट का सवाल है, फिलिंग द ब्लैंक्स का सवाल है और वहाँ पे हु और दैट दोनों मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दैट के साथ जाना पड़ेगा, हु के साथ नहीं। अगर दैट नहीं है तो हु ऑब्वियस चॉइस होगी, इसमें कोई सोचने की बात तो है नहीं। क्लियर? अच्छा, तो मैंने आपसे कहा कि जब यहाँ पे कोई प्रॉपर नाउन होगा, किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो हु दैट दोनों आ सकता है, दैट मोर यूजुअल है। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर अगर प्रॉपर नाउन न आया हो तो, प्रॉपर नाउन न आया हो तो प्रॉपर नाउन की जगह अगर कोई कॉमन नाउन आ जाए तो आप दैट का प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करना, हुम का प्रयोग करना गलत होगा। I repeat, when we have an antecedent in the form of a common noun, if it is a common noun, you must use that, neither who nor whom. जब प्रॉपर नाउन के अलावा कोई और नाउन आता है एंटीसीडेंट के रूप में, तो हम दैट का ही प्रयोग करते हैं, हु हुम का प्रयोग नहीं करते। सावधान होके आप कहेंगे कि इट वॉज द बॉयज दैट वन द मैच। देखिए जरा साहब, अब यहां पर मतलब मैच जीतने वाले लड़के थे, लड़कियां नहीं। क्या आया? दैट। अब आप यहां इस दैट की जगह यदि हु का प्रयोग करते हैं तो गलत होगा। प्लीज बी केयरफुल, यू कैन नॉट यूज हियर हु इन अ क्लेफ्ट सेंटेंस। क्लेफ्ट सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब कोई पर्सन आया हो तो वो पर्सन अगर प्रॉपर नाउन है तो आप हु या दैट किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि वहां पर भी दैट मोर कॉमन है, मोर यूजुअल है। बट व्हेन द एंटीसीडेंट इज अ कॉमन नाउन, नॉट अ प्रॉपर नाउन, तो आप और वो पर्सन को डिनोट करें तो आप वहां पे दैट का ही प्रयोग करेंगे, कतई हु या हुम का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में चूके नहीं। क्लियर है? आप कहेंगे कि इट इज पेन्स दैट वी नीड। हमें पेन्स की जरूरत है, कलम्स की जरूरत है, किताबों की नहीं। ठीक है? कॉपीज की नहीं, पेन्स की। क्या आया? दैट आया। आप कतई यहां पर, अब देखिए जरा, अब मैंने यहां पे निर्जीव, देखिए अब एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए। अब यहां पर मैंने निर्जीव शब्द को रख दिया, यहां पर तो पर्सन था तो पर्सन के साथ तो दैट आएगा, हु हुम नहीं आएगा। अब मैंने यहां पेन्स को रखा तो आप यहां पर दैट का प्रयोग मोर यूजुअल है। हाँ, आप यहां विच का प्रयोग करते हैं तो ये गलत नहीं है। अगर यहां पे कोई नॉन लिविंग थिंग आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई वस्तु आ जाए, तो भी दैट का प्रयोग ही मोर कॉमन है। लेकिन यहां पे विच का प्रयोग करना रॉन्ग नहीं है, लेस यूजुअल है। ध्यान रखिएगा, क्या है? लेस यूजुअल है। आप यहां पर भी अगर दैट का ही प्रयोग करें तो बेहतर है। अगर कोई थिंग है तो विच का प्रयोग भी हो सकता है, बट दैट इज बेटर, मच बेटर, मोर यूजुअल। अगर कोई पर्सन है
और वो कॉमन नाउन है तो दैट ही आएगा, हु या हुम नहीं आएगा। अगर प्रॉपर नाउन है तो हु भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, लेकिन दैट मच बेटर है। मेरे ख्याल से ये पूरी पिक्चर आपके समझ में आ गई होगी। तो क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होते हैं ये आपने देखा, और क्लेफ्ट सेंटेंसेस को हम लिखते समय कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे ये भी आपने देखा। कब विच, कब दैट, कब हु, कब हुम, इसको संभालिएगा। अब कुछ और बातें इससे जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आइए जरा उनको भी देखा जाए, उनको भी सहेज लिया जाए। ये आपाधापी में ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक सवाल बार बार आता है और बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, या आप भी लगातार सोच रहे होंगे कि सर जी 5 सेशन कर चुके, अभी तक उसकी चर्चा नहीं की। क्या है वो? द सेम। आप अक्सर इस बात को लेके कंफ्यूज्ड रहते हैं कि द सेम अगर आ जाए, द सेम, तो इसके बाद जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव है, तो ये तो एंटीसीडेंट बनेगा नहीं, इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, आना ही आना है। जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक ये एंटीसीडेंट कैसे बनेगा? और द सेम के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आप द सेम बॉय भी कह सकते हैं, द सेम बॉयज भी कह सकते हैं, द सेम बुक भी कह सकते हैं, द सेम बुक्स भी कह सकते हैं, द सेम मैन भी कह सकते हैं, द सेम मैन भी कह सकते हैं। उसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। यह एक एडजेक्टिव है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स की विशेषता बताता है। ओके, अब इस अवस्था में आपको ये चिंता करने की जरूरत है, आप शायद ये सोच भी रहे हों कि हम यहां दैट का प्रयोग करेंगे कि एज का प्रयोग करेंगे। सही कह रहा हूं ना? ये समस्या होती है ना कि द सेम बॉय दैट कि द सेम बॉय एज, द सेम बुक दैट कि द सेम बुक एज। क्लियर? तो आप देखो, उत्तर ये है, आंसर ये है मेरे दोस्तों कि ऐसे कंडीशन में आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं और एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कंडीशंस अप्लाइड हैं, आपको परिस्थितियों को ध्यान देना होगा। जब आप दैट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर ये जो नाउन है इससे आइडेंटिटी का बोध होता है। आइडेंटिटी अर्थात इससे ये पता चलता है कि यह वही वस्तु है, यह वही घर है, दिस इज द सेम हाउस दैट, यह वही लड़की है, दिस इज द सेम गर्ल दैट, यह वही किताब है, दिस इज द सेम बुक दैट। ठीक है, वही। और जब आप एज का प्रयोग करते हैं तो इससे रिजेम्बलेंस का बोध होता है। रिजेम्बलेंस, ठीक, अर्थात उस जैसा। दिस इज द सेम बुक एज माइन, अरे ये तो किताब बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि मेरी है। दिस इज द सेम हाउस एज योर्स, अरे ये देखो ये घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तेरा है। रिजेम्बलेंस हो रही है, तुलना हो रही है, उस जैसा। आप जब कहना हो कि यह बिल्कुल वही है तो दैट, यह बिल्कुल उस जैसा है तो एज। आर यू गेटिंग मी? आपको बात समझ में आ रही है? जब द सेम प्लस नाउन की बात करेंगे तो आप वहां दैट और एज दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। यह बिल्कुल वही चीज है तो दैट लाइएगा, यह तो उस जैसा है तो एज लेके आइएगा। क्लियर? आप देखो, आप जैसे कहें कि दिस इज द सेम पेन दैट I bought last week। ये देखिए, यह वही कलम है जो पिछले हफ्ते मैंने खरीदी थी। अब फिर आप अगर ये कहते हैं कि दिस इज द सेम पेन एज I bought लास्ट वीक, तो साहब ये दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, दोनों का अर्थ भी करेक्ट है, बस दोनों में अंतर है। आप यहाँ कह रहे हैं लेकर हाथ में कि ये देखो ये वही कलम है जो मैंने पिछले हफ्ते खरीदी थी, ये देखो ये है वो। ठीक, और इस वाक्य का अर्थ है कि आपने अरे
ये तो पेन बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने लास्ट हफ्ते अंतिम हफ्ते में खरीदी थी। अरे तुमने भी ऐसी ही खरीदी। आप इसका मतलब वहाँ 2 पेन हैं, एक आपके पास है, एक आपके मित्र के पास है। मित्र की पेन देखकर आप कह रहे हैं अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि मेरी है। तो एज इस वाक्य का मतलब, और इसका मतलब ये वही कलम है जो मैंने खरीदी थी। समझ में आई बात बच्चा? ध्यान दीजिएगा जरा। तो यहाँ पे दैट भी ठीक है, यहाँ पे एज भी ठीक है। अब सवाल उठता है कि आप सोच रहे हो कि सर जी जब दोनों के दोनों सही हैं तो हमारे एग्जाम्स में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, क्या गलती इसमें पूछी जाएगी? तो भाई यहीं पर तो सवाल बनेगा। अब आप बताओ, दुनिया में बहुत सी चीज़ें होंगी जो एक जैसी हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें होंगी जो एक जैसी नहीं हो सकती हैं, कुछ ऐसी होंगी जो एक जैसी भी हो सकती हैं और भिन्न भी हो सकती हैं, जैसा कि अपना एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को देखिए, पेन एक भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है। तो आपसे जब वो सवाल पूछेगा तो वहाँ पर आपके इस ज्ञान की जांच करना चाहेगा कि आप ये बात तय कर पा रहे हैं कि नहीं कि ये एक जैसा है कि वही है। आइए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाता हूँ, इससे आपके सामने बेहतर तस्वीर उपस्थित होगी, आप समझ पाएंगे कि आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा। देखिए जरा, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और वहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। आप जरा 2 मिनट सोच के मुझसे पहले सोचिएगा कि आप वहाँ क्या भरेंगे। मैं कहूँ कि शी हैज़ गॉट, हम यहाँ पे गॉट का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, मैं कर ले रहा हूँ, थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलचाल में होता है, लिखने में लोग कम करते हैं। शी हैज़ गॉट द सेम आइज हर सिस्टर हैज। अब देखिए जरा, मैंने ब्लैंक छोड़ा है, मैं अगला सेंटेंस लिख रहा हूं, तब तक आप उत्तर सोच के बैठे रहिए कि आप वहां पे क्या भरेंगे। मैं वापस आता हूं, दूसरा सेंटेंस मैं लिख दूं कि दिस इज द सेम हॉर्स, मैं फिर खाली छोड़ रहा हूं, वन द रेस लास्ट ईयर। देखिएगा आपके सामने 2 सेंटेंसेस है, दोनों इनकम्प्लीट है, मैंने ब्लैंक छोड़ा है। आपको तय करना है कि आप वहां पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन या क्लॉज जो भी आप कहना चाहें भरेंगे। ठीक है, आपने उत्तर सोच लिया? क्या आपने उत्तर सोच लिया? मैं अब उत्तर बताऊं, आप मिलान करिएगा और जितने लोग सही करेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर जी हमने आपसे पहले सही कर लिया था। अब देखो जरा यहाँ पे, शी हैज़ गॉट द सेम आइज हर सिस्टर हैज़। 2 बहनों की आंखें एक ही होंगी कि एक जैसी होंगी? बोलो, अगर दैट लिख दोगे तो इसका मतलब भगवान जी ने 2 आंख दे के बड़की को भेजा, छुटकी को आंख नहीं दी। तो छुटकी कहती है अब दीदी आंख दो, हम बाहर जा रहे हैं। बड़की कहती है अब 2 मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसा तो होगा नहीं। तो 2 बहनों की आंखें एक जैसी हो सकती है, एक ही नहीं हो सकती ना। सही बात है ना? इसलिए यहाँ पे क्या भरोगे? एज। अब ये आपके आयोग का सवाल है, आपको ऐसे स्मार्ट बनना है। और दिस इज द सेम हॉर्स, ये वही घोड़ा, अरे वही घोड़ा पिछले साल जीते रहा। बोलो, अब वही घोड़ा है, ये देखो ये वही घोड़ा है जो पिछली साल रेस जीता था। क्या आएगा रे? दैट। ये देखो, आ रही बात समझ में साहब? अच्छा एक चीज़ और, मैं बार बार साहब कहता हूं तो जो मेरी गर्ल स्टूडेंट्स है वो ना समझे कि सर जी हम लोगों को संबोधित नहीं करते। साहब कॉमन जेंडर है। आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप ऑफिसर बनेंगे तो लड़का हो चाहे लड़की उसे ऑफिसर ही कहेंगे, और उस ऑफिसर की हिंदी में साहब कहता हूँ। तो बार बार मैं जब साहब कहता हूँ तो मेरा कहने का अर्थ ये होता है कि आप सभी लोग, लड़का हो लड़की हो, कलेक्टर साहब है ना, तो फिर सबके लिए लगता है। आपने वो पिक्चर देखी होगी प्रकाश झा वाली, प्रियंका चोपड़ा को पूरी फिल्म में क्या कहे हैं वो? मैडम सर कहे ना। तो उस उद्देश्य से मैं कहता हूँ, उसको आप जेंडर बायस मत समझिएगा, वो आदत सी है। जब मैं साहब कहूँ तो जो मुनिया लोग हैं, जो बेटियां हैं, वो समझे कि हमें भी सर जी कह रहे हैं। ठीक है, देखिएगा जरा। तो इस तरह से आप
इस स्ट्रक्चर के सवाल को करते समय आपको तय करना पड़ेगा कि एज के दैट। अब आपको डिसाइड, गेंद आपके पाले में है, आप तय करिएगा। ओके, यहां पर एक छोटी सी बात और जान लीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा कि द सेम के बाद एज भी आएगा, दैट भी आएगा, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर और मीनिंग पर। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब हम जो रिलेटिव क्लॉज होता है उस रिलेटिव क्लॉज के वर्ब को और सब्जेक्ट को गायब कर देते हैं। फिर से सुनिएगा, हम जब इस तरह के सेंटेंसेस द सेम से लिखते हैं तो द सेम के बाद जो रिलेटिव क्लॉज आएगा, जो कंजंक्शन आप लिखेंगे, उसके बाद आने वाली वर्ब और सब्जेक्ट को यदि हम अंडरस्टूड कर दें, उसे छिपा दें, गायब कर दें, तो फिर एज का ही प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग नहीं हो सकता। देखिएगा जरा, आप कहेंगे, मैं उन्हीं सेंटेंसेस को फिर से लिख रहा हूं जो अभी आपको मैंने एग्जाम्पल्स के रूप में दिया था। ये देखो कि दिस इज द same pen as mine. Look at here, as mine. इसके पर क्या था कि that I bought था ना, that के बाद I सब्जेक्ट आया था, फिर bought वर्ब आई थी, मैंने उनको गायब कर दिया और सीधे उस I को मैंने प्रोनाउन बना के mine के रूप में रख दिया। Now my young friends, my dear friends, my would-be officers, you cannot use here that at any cost, in any condition. That is not possible here. You have to use as. Look at here, that का प्रयोग करना यहां पर अब ब्लंडर होगा, संभव ही नहीं है। आप नहीं लिखोगे, आप कहोगे कि you have the same car as hers. You have the same car as hers. तुम्हारी कार बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसकी, दोनों का कलर एक है, कंपनी एक है, मॉडल एक है, इसलिए देखो as। अब आप यहां किसी भी कीमत पर that का प्रयोग नहीं करेंगे, भारी भूल होगी, ब्लंडर होगी, ठीक है ना। तो संभालिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन की ये श्रृंखला आपकी मांग पर, आप लोगों ने कहा था कि सर जी सामने एग्जाम में पढ़ा दीजिए, तो मैं एक एक करके धीरे धीरे, एक साथ मैं उड़ेल नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है। मेरे लिए टीचिंग पैशन है, प्रोफेशन नहीं है, इसलिए इसको संभालिएगा और प्लीज़ आप अपनी अनुभूतियों को हमें बताने की कोशिश करें और क्या चाहिए। जाहिर सी बात है, नोबडी इज परफेक्ट ऑन अर्थ, एवरीबडी नीड्स इम्प्रूवमेंट। आई लर्न डे बाई डे फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, आई फॉलो देम। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने बच्चों से। तो आप कमेंट करें, आप बताएं जो भी आपको लगता है। जरूरी नहीं कि आप अच्छी अच्छी बातें ही करें, जो कमियां दिखती हैं आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको पूरी विनम्रता से स्वीकार करूंगा। चर्चा जारी रहेगी। नेक्स्ट सेशन में हम इनसे जुड़ी हुई, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, कौन सी ऐसी बातें और बची हुई हैं कि 5 सेशन के बाद भी क्या क्या और बताना चाहते हैं। तो इंतज़ार करिए, जखीरा खुलता जाएगा, जादू की पुड़िया मिलती जाएगी। आप आनंद लीजिए, सीखिए, बेहतर करिए और मिलने की दुआ करते रहिए। थैंक यू।